ध्यान दीजिएगा, 9th क्लास है पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। समझिएगा, 9th क्लास का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ध्यान दीजिएगा, नाम से क्लियर हो रहा होगा, इधर हम फोर्स पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सोच के देखिए फोर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी ना ये जो व्हाइट बोर्ड है आपके सामने, अभी ये रेस्ट में है, इधर ये कहीं नहीं जा रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, और इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और पीछे से ना हम एक कोई वैन से अटैच कर दें और वैन को फॉरवर्ड मूव कराएं, ऑब्वियसली ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी फॉरवर्ड मूव करने लग जाएगा। ये पेन है, अभी ये रेस्ट में है, ऐसा नहीं कि इसमें फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं, इसे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। ये नीचे क्यों जा रहा है? ड्यू टू द फोर्स जा रहा है। क्यों जा रहा है? ड्यू टू द फोर्स। हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले तो हमें फोर्स डिस्कस करना है और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे एक फैन चल रहा है, ठीक है ना, ये फैन चल रहा है, अभी चल रहा है, मैं नहीं पता क्यों चल रहा है, जो भी रीजन हो, ठीक है। मैं गया और मैंने एक स्विच जो लगा है सामने, मेरे सामने बोर्ड पे, उस मैंने स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया मतलब इसको पावर सप्लाई मिलना बंद हो गई और ये फैन जो है बंद हो गया। समझिएगा ध्यान से, मतलब वो जो पावर सप्लाई है वो इस पे फोर्स लगा रही थी और उसी फोर्स की वजह से फैन में क्या हो रहा था? ब्लेड्स रोटेट कर रही थी। जब मैंने फैन ऑफ कर दिया, पावर सप्लाई आना बंद हो गई, तो फैन का रोटेशन भी बंद हो गया। जैसे भी सभी लोग अपन क्या है, रेस्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक से खिड़कियों से बहुत तेज पानी का फ्लो आए तो मैं क्या इधर पे स्टेबल खड़ा रहूंगा? नहीं ना, मैं भी फ्लो के साथ क्या है, बह जाऊंगा। समझ रहे हैं बात को? क्यों? मेरे पे फोर्स लगाएगा। कौन? वो फ्लोइंग वाटर मेरे पे फोर्स लगाएगा, जिससे मैं करंट के साथ क्या हो जाऊंगा? फ्लो कर जाऊंगा। ऐसा समझे, बाइक है, बाइक है, हमने उसको स्टार्ट नहीं करा और हम बाइक पे बैठे हैं। क्या लगता है आपको थोड़ी देर बाद बाइक अपने आप चलना स्टार्ट कर देगी? नहीं, कभी नहीं। मैंने स्टार्ट कर लिया तो क्या चलना स्टार्ट कर देगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्टार्ट करने के बाद मैंने क्लच पकड़ के और गियर लगाया। गियर वो कमांड है जो उस व्हीकल को, उस बाइक को फॉरवर्ड मूव कराने के लिए काम करती है, क्योंकि बाइक में तो बैक गियर होता नहीं। कार वगैरह है तो गियर से हम कार को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ये जो सारी मूवमेंट की बार बार बातें आ रही हैं, है ना, जो बाइक के मूवमेंट की हो, कार के मूवमेंट की हो, ये सारा मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है? फोर्स से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? फोर्स से। अगर फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो बॉडी में मूवमेंट नहीं आएगा। मान लीजिए कार जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, शायद एक्सेलरेटिंग मोशन कर रही होगी या यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी। कार कंटिन्यूसली मूव करती जाती है, मुझे कार को रोकना है। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप कार रुक जाएगी, है ना, कोई ना कोई फोर्स देना होगा रोकने के लिए। मैंने ब्रेक पे पैर रखा और ब्रेक को पुश किया। जैसे मैंने ब्रेक को पुश किया, उस ब्रेक ने उस बाइक को, उस कार को रोक दिया। मतलब उस कार को रोकने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी? ब्रेक की हेल्प लेनी पड़ी। और हमने भी क्या किया? फोर्स अप्लाई किया थ्रू द ब्रेक, ठीक है ना, थ्रू द पेडल। तो मतलब कहने का कि उस कार को मूव कराने के लिए भी हमने गियर लगाया, फोर्स दिया। उस कार को क्या देना चाहिए, स्टॉप करने के लिए भी हमने ब्रेक लगाया, फोर्स दिया। मतलब फोर्स ही था वो जो उस कार को रोक रहा था और फोर्स ही था जो उस कार को मूव करा रहा था। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में रखा है, आप भी महसूस कर पा रहे होंगे, अचानक से ये पेन इधर से इधर नहीं जाएगा, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तब जाएगा। मैंने इसको अपवर्ड फोर्स दिया तभी ये पेन कहाँ गया था? ऊपर गया था, और बाद में ग्रेविटेशन ने इसको नीचे बुला लिया। तो कहने का है कि कोई भी बॉडी में अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम रेस्ट में लाना चाहते हैं तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती। हम किसी चीज को पुश करते हैं, दैट इज फोर्स। पुल करते हैं, दैट इज फोर्स। तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज एन एक्शन कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्शन कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसको मोशन में लाने के लिए भी मैंने क्या करा था, फोर्स लगाया था। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको वापस से रेस्ट में लाने के लिए मैंने क्या करा था, फोर्स लगाया था। मतलब फोर्स ही है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में लाता है। तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज एन एक्शन कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या फिर बोल सकते हैं फोर्स इज द पुश और पुल, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करता हूं या पुल करता हूं तो वो जो पुश और पुल है दैट इज फोर्स। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या फिर फोर्स इज दैट एक्शन कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, फोर्स वो एक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज कर सकता है मतलब रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्शन कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट। अगर आपको याद हो शायद तो मैंने आपको मोशन चैप्टर में बताया था कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट में मोशन लाना चाहते हैं देन डेफिनेटली आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग बनाना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। समझ आ गया? फोर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। मैंने ये एरो लगा रखे हैं, ये एरो ना वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन एक्सप्रेस्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। किसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन एक्सप्रेस्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। और फोर्स भी क्या है? हियर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हैं ना? चलिए, इसका यूनिट क्या होती है? और यूनिट होती है न्यूटन। ऐसा ही सिस्टम में क्या होती है? न्यूटन। इन सीजीएस में होती है डाइन। समझ रहे हैं बात को? एसआई में होती है न्यूटन और सीजीएस में क्या होती है? डाइन होती है। क्या होती है? डाइन। आपको तो 9th क्लास में फिर मैं डायमेंशन बता देता हूं। डायमेंशन को लेके चिंता मत करना, बस सिर्फ लिख लेना mL/(T⁻²). ये डायमेंशन होती है। फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, मेनली हम दो फोर्स पढ़ेंगे। एक तो बैलेंस फोर्स, दूसरा क्या? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है ना? जहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर होती है वो बैलेंस फोर्सेस हैं, जहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होती है वो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। ठीक है ना? और जो भी मोशन होती है या जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स देखने को मिलते हैं। किसके देखने को मिलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है ना? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स तो एक दूसरे को करते हैं, रोक के रखते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना? तो बैलेंस फोर्स है, तो दूसरा क्या? अनबैलेंस फोर्सेस। अब बहुत सारे बताने को हैं, कह देना चाहिए कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। खैर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ये मैं आपको वर्क एनर्जी पावर में बताऊंगा, है ना? और वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ठीक है ना? ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में रीड कर लेना है, ये कुछ स्पेशल बात नहीं है। ठीक है ना? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है और कम है तो वीक फोर्सेज है। ये चीजें भी आप एनसीईआरटी में रीड कर सकते हैं। तो फोर्स आपको समझ में आ गया? फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर फोर्स इज दैट एक्शन दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट चेंज कर सकता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फोर्स बोल सकते हैं। समझ आ गया? यूनिट क्या होता है इसका? एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है और सीजीएस सिस्टम में डायन होता है। ये डायमेंशन है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये उसका फॉर्मूला है। समझ आ गई बात? चलिए एक आध चीजें और देख लीजिए। ये हुआ भाई फोर्स। ठीक है ना? अभी आगे की बात बताते हैं। आपको मैंने एक टर्म बताया होगा शायद मोशन में, या अभी बता देना चाहता हूं। एक टर्म होता है मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम क्या होता है? एक्चुअल में है क्या
कि मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज किया, अभी ये m मास का ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कहाँ पे है, रेस्ट में, मैंने इस पे एक फोर्स एक्सर्ट किया F, तो ये v वेलोसिटी से रन करने लग जाएगा, क्या करने लगेगा, v वेलोसिटी से रन करने लगेगा। ये सब किसके साथ हो रहा है, एक मासिव बॉडी के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, एक मासिव बॉडी के साथ, मतलब मैंने F फोर्स एक्सर्ट किया किसी बॉडी पे जिसका मास क्या है, m है, इनिशियली वो रेस्ट पे थी और अब फाइनली v वेलोसिटी से मूव करने लग गई है। तो यार जब मैंने किसी मासिव ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट किया है, ठीक है ना, तो जो भी हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, m मास की बॉडी के साथ। अब ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है, मूव करने लगी है। तो अब अकेले हम वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस ना करके मास और वेलोसिटी को कंबाइन इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम, it is the product of mass and velocity. What is the momentum, it is the product of mass and velocity, ठीक है ना। What is the momentum, product of mass and velocity, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, इसकी देखो मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या होती है इसकी, mlt-1, क्लियर। तो इस तरीके से आपको मोमेंटम मालूम चल गया, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है ये मालूम चल गई, यूनिट मालूम चल गई और डायमेंशन मालूम चल गई। तो व्हाट इज द मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक चीज और होती है इम्पल्स, अगर हम कोई पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जे या आई दोनों सिंबल होते हैं इसके, ठीक है ना। व्हाट इज द इम्पल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। व्हाट इज द इम्पल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, समझ रहे हैं ना। व्हाट इज द इम्पल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। इम्पल्स को ऐसे ही बता सकते हैं, किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो डेफिनेटली किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी में चेंज होगा मतलब कि मोमेंटम में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, मोमेंटम में, क्योंकि मोमेंटम कंप्लीटली एसोसिएटेड विद क्या, वेलोसिटी। ये कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द क्या, वेलोसिटी। देन क्या, अगर अपन इंपल्स की बात करते हैं, अगर हम किसी बॉडी पे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देन डेफिनेटली उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा मतलब क्या, मोमेंटम चेंज होगा। तो व्हाट इज द इंपल्स, इंपल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स को कैसे बता सकते हैं हम, मोमेंटम में चेंज के टर्म्स में ही बता सकते हैं, ठीक है ना। इसको प्रूव भी करूंगा आगे जाके, मैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट भी होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन होगी mlt-1 और वेक्टर क्वांटिटी है ही, सामने दिख रहा है। ये टर्म्स आपको जानना जरूरी था इसलिए बता दिया, तो आपको मोमेंटम भी मालूम चल गया और इंपल्स भी मालूम चलेगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं, टॉपिक के साथ साथ धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बात करते हैं। मैं बार बार आपको इशारा कर रहा था फोर्स के बारे में। फोर्स क्या था, फोर्स वो था जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है। आपको मालूम हो ये लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए, किसने दिए, न्यूटन ने। हालांकि देखो इसके अलावा पहले भी कुछ कहानियां हैं, जैसे कि एरिस्टोटल के संबंध में है। एरिस्टोटल ने कुछ बेचारे ने मेहनत करा था, कुछ गैलीलियो ने मेहनत करा था। फाइनली उन सब का जो कंक्लूजन है वो न्यूटन ने यूज किया और न्यूटन के नाम पर क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। समझिएगा ऐसा ही होता है हमेशा। अपन क्या है, फ्यूल के प्रैक्टिकल करते रहते हैं, पड़ोसी अपनी नकल करके और एक बहुत बढ़िया क्या है एम्पायर बना देता है, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट बना देता है। समझिएगा ध्यान से। तो क्या कह रहे हैं अपन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। तो फोर्स तो मैंने आपको जितना भी मैक्सिमम था आपके लेवल पे बता दिया। बात आ रही लॉज ऑफ मोशन की। ये जो मोशन के लॉ है ना, ये बेसिकली किसने बनाए, ये न्यूटन ने दिए। किसने दिए, न्यूटन ने। इनकी इंटेंशन क्या है, लॉज ऑफ मोशन की इंटेंशन क्या है, रिलेशन समझिएगा आप। लॉज ऑफ मोशन, आप क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। आपको कंप्लीटली मोशन की कंडीशंस पढ़नी है, मोशन की कंडीशंस पढ़नी है। और मोशन का कॉज क्या है, फोर्स। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। अगर फोर्स ना हो तो बॉडी में मोशन ना हो। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, समझिएगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, कंडीशंस ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। और मोशन का मेन कॉज क्या है, फोर्स है। तो याद रखें हम लॉज ऑफ मोशन के टर्म्स में क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन के टर्म्स में क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है,
आप याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं कि फोर्स इज लॉज ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन है वो इनडायरेक्टली है क्या, फोर्स। तीनों के तीनों लॉ में हम पढ़ने क्या वाले हैं, फोर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं हम, डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं। बहुत स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं हम, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। और थर्ड लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। समझ गए, क्या समझा आपने, आप क्या क्या जानना चाह रहे हो। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, और थर्ड क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। बात को समझिएगा, लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, और क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है, अभी आपके सामने आ जाएगा। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ की, इसकी बात कर रहा हूं फर्स्ट लॉ। एक्चुअल में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में ना तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है ना तो मोशन में रहेगी। कब तक भाई, जब तक उस पर आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर आर नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या नो चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं हो सकता। कौन कह रहा है ये, फर्स्ट लॉ कह रहा है। और मैंने फोर्स की डेफिनेशन में क्या बताया था भाई, कि फोर्स वही है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में लाता है, मतलब कि उसका स्टेट चेंज करता है। क्या करता है, स्टेट चेंज करता है, रेस्ट से मोशन में लाता है और मोशन से रेस्ट में लाता है। और फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर आर नो चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या आप जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा, if a body is at rest it will continue to rest, if it is in motion it will continue to move with uniform velocity। कब तक, until an external force acting upon it, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लगेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। किसने बोला, ये फर्स्ट लॉ में। और जब मैं आपको फोर्स की डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने क्या बताया था, फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में पहुंचाता है और मोशन से रेस्ट में। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर फोर्स नहीं है तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में रहेगी और मोशन वाली मोशन में। मतलब अगर फोर्स नहीं है तो स्टेट चेंज नहीं होगी। मतलब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब फोर्स होगा तभी स्टेट चेंज होगी। मतलब फोर्स ही है जो स्टेट चेंज करता है। मतलब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या बताना चाह रहा है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या है फर्स्ट लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will continue to rest, if it is in motion it will continue to move with uniform velocity until an external force acting upon it। जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा वो रेस्ट वाला रेस्ट में, मोशन वाला मोशन में। ये फर्स्ट लॉ कहता है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जाता है और मोशन से रेस्ट में। दोनों बातें सेम है ना। तो मतलब फर्स्ट लॉ क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है। क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अगर थोड़ा और आगे की सोचें तो यही तो इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब इनर्ट इफेक्ट, मतलब कुछ ना करना। रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़े रहना, मूविंग है तो मोशन ही करते रहना, जब तक कोई रोकेगा नहीं, जब तक कोई टोकेगा नहीं, जब तक कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स तो बताता ही है, साथ ही साथ क्या बताता है, इनर्शिया बताता है। व्हाट इज इनर्शिया, हर बॉडी का एक टेंडेंसी होता है कि यार हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दो। हम सो रहे हैं तो सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। हम जाग रहे हैं तो हमको सोने को फोर्स मत करो। होता ना आपके साथ, रात में पेरेंट्स बोलते होंगे ए बेटा सो जा, 12 बजे 1 बजे, आपको मजा नहीं आती, आप मोबाइल चलाते रहते हो, सोते नहीं हो, मानते नहीं हो, नींद नहीं आती। जब आप सोते रहते हो सुबह 10 बज जाते, पेरेंट्स जगाते, उठो बेटा, वो कहते नहीं पापा सोने दो। मतलब आप जिस सिचुएशन में है आप अपने आप को उसी सिचुएशन में रखना चाहते हो, चेंज नहीं करना चाहते हो। मतलब द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी अपोजेस द चेंज इन अवर स्टेट। ठीक है ना,
क्या बोला, हर एक बॉडी का एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। उसको लगता है अगर मैं सो रहा हूं तो सोने दो, जाग रहा हूं तो जगने दो, खेल रहा हूं तो खेलने दो, गुटखा खा रहा हूं तो खाने दो। मतलब कुल मिलाकर ये हर बॉडी की एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, मैं जो कर रहा हूं दैट इज बेस्ट, मुझे ऐसे ही करने दो, मुझे मत रोको, मुझे मत टोको, मैं कोई अपने ऊपर चेंज नहीं चाहता। ये कहलाता है क्या, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी अपोजेस द चेंज इन आवर स्टेट। ठीक है ना, हर बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से वो चाहता है कि उसके ऊपर कोई चेंज ना हो, दैट इज इनर्शिया। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए बात को? फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब तक इतना नोट करिए आप, एक बार जल्दी से एनसीईआरटी रीड कर लीजिए यहां तक, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जल्दी नोट करिए प्लीज, और जल्दी से एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। जल्दी रीड करिए प्लीज। अब देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझिएगा ध्यान से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे बैठे हो, ठीक है ना, किसी जगह पे बैठे हो और अचानक से जिस चीज पे बैठे हो उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। मान लीजिए आप घोड़े पे बैठे हो और अचानक से घोड़ा क्या है, सडनली मूव करना स्टार्ट कर दे। तो अभी घोड़ा रेस्ट पे था, ऑब्वियसली आप भी रेस्ट में थे। सडनली जैसे ही घोड़े ने मूव करना स्टार्ट किया, आपके अंदर तो इनर्शिया है, आप कहते हो यार भाई मैं बैठा था, मुझे बैठे रहने दो। तो आप अपने बैठे रहने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। आपका जो एफर्ट है वो किस लिए जाता है कि यार मैं बैठा था, मुझे बैठा रहने दो यार। तो आप ना बैठा रहना चाहते हो, लेकिन घोड़ा तो सडनली मूव करने लगा, तो घोड़ा आगे निकल जाएगा और आप बैठे बैठे क्या हो जाओगे, बैकवर्ड क्या हो जाओगे, आप झुक जाओगे, लीन कर जाओगे। समझ रहे हैं ना। जैसे ऐसा मान के चलो कि आप किसी कार में हो और कार कंटिन्यूसली मूव कर रही है और कार में आप सीट में बैठे हो। अचानक से कोई सिचुएशन आ गई कि ड्राइवर को कार को सडन ब्रेक लगाना पड़ा। जैसे ही वो उस पर सडन ब्रेक लगाता है, आप जो है आगे की तरफ झुक जाते हो, और कई बार तो इतना झुक जाते हो कि आगे जो डैश वगैरह बना रहता है उस पर आप जाके मतलब कह देना चाहिए टकरा जाते हो, या अगर आगे सीट से तो सीट से टकरा जाते हो, आपको चोट भी आती है, लेकिन आप आगे की तरफ मूव करते हो। क्यों मूव करते हो, सोचा नहीं कभी? वो मूव करने का मतलब क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनिशियली कार मूव कर रही थी, आप भी मूव कर रहे थे, आपको लग रहा सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, सब लोग मजे में घूमते रहे, आप तो मजे लेके मूव कर रहे हो। कंटिन्यूअसली मूव करते करते सडनली उसको जरूरत पड़ी और उसने ब्रेक अप्लाई करा। ब्रेक अप्लाई करते ही गाड़ी तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन आप तो मजे में मूव करने के ही चक्कर में हो ना। आपका तो इनर्शिया कहता है भाई मूव करते रहो करते रहो करते रहो, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और आप मूव करने की कोशिश में आगे जाके उस डैशबोर्ड से टकरा जाते हो। कई बार अगर ठीक ठाक नहीं बैठे तो कांच से बाहर भी आ सकते हैं, क्या भरोसा भाई, तो प्रैक्टिकल है, कुछ भी पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। कई बार ऐसा होता है कि अपन साइकिल या गाड़ी ले कहीं जा रहे होते हैं, मजे से बढ़िया मस्ती में चले जा रहे होते हैं और सामने मोड़ रहता है, टर्न रहता है, लेकिन अपन अपनी डायरेक्शन में ना बढ़िया मजे से मूव करते जा रहे हैं। अब अपना इरादा नहीं है टर्न करने का, हम ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते ना तो बार बार टर्न नहीं होना चाहते। अब रोड ही ऐसा है, रोड में ही टर्निंग है, होना पड़ेगा। अगर अपन प्रिपेयर नहीं है टर्न होने के लिए तो आप क्या है, सीधे खेत में घुस जाओगे रोड छोड़ के। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो व्हाट इज इनर्शिया? जैसे बोला ना, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे तो रेस्ट वाली रेस्ट में, मोशन वाली मोशन में रहेगी। और इनर्शिया क्या बोलता है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट। हर एक बॉडी का एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से वो अपने ऊपर होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। और वो 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गई ये चीज आपको? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मालूम चल गया, इनर्शिया ऑफ मोशन मालूम चल गया और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मालूम चल गया। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे तो फिर आपके सामने, ठीक है ना, बुक रीड करेंगे, ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे समझिएगा। इनर्शिया के बाद अपन आते हैं वापस से अपने सेकंड लॉ पे। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन
इट विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, ठीक है ना। किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी। अपन आते हैं सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ के बारे में जैसा हम पहले से आपको पूर्वानुमान बता चुके थे कि सेकंड लॉ एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बताता है। देखने की जरूरत है कि सर झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर आप किसी बॉडी पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो फोर्स के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो जो आपका फोर्स है उस वेलोसिटी में होने वाले चेंज के रेट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोलता है सेकंड लॉ? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज द टाइम। मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पे। अगर आप ज्यादा तेज फोर्स लगा देंगे तो देयर आर मच चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो कम चेंज होगा। मतलब कहने का सीधा है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स का अमाउंट आप किसी बॉडी पे एक्सर्ट करेंगे उतना ज्यादा उसके मोमेंटम का चेंज आपको देखने को मिलेगा। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। रेट का मीनिंग होता है किसी भी क्वांटिटी का चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के रेफरेंस में। रेट का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन अ क्वांटिटी विथ रेफरेंस टू द अनदर क्वांटिटी, दैट इज द रेट, ठीक है ना। तो क्या कहता है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जब भी कोई प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बात को आगे समझिएगा। ये तो है चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस क्या? इनिशियल मोमेंटम, ठीक है भाई। चलिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा आप भी समझ रहे होंगे, एम वी, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम यू। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी के बाहर एम बाहर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को अपन क्या बोलते हैं मालूम आपको? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को अपन क्या बोलते हैं मालूम आपको? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। v माइनस यू को मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा v। क्या बोलते हैं बोलिए? एक्सेलरेशन के एम वेक्टर a। अगर मैं ये बोलूं ये ट्रू लॉ है, जितना फोर्स लगा दो उतना ही चेंज हो जाता है, मतलब k की वैल्यू 1, तो f इज इक्वल्स टू क्या? ma, ठीक है ना। क्या है ये? इसने फोर्स का एक्सप्रेशन दिया कि नहीं दिया? फोर्स का फॉर्मूला यही पढ़ा था ना मैंने, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट लॉ ने बताया डेफिनेशन ऑफ फोर्स और सेकंड लॉ ने क्या बताया? सेकंड लॉ ने क्या बताया? एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मुश्किल लग रही है आपको? ये चीज तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ही बता चुका हूं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स और सेकंड लॉ एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बताता है। जल्दी से छाप लीजिए फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब इसके बाद देखिएगा थर्ड लॉ। क्या? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बताता है? मैंने कहा ना थर्ड लॉ बताता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। चलिए जल्दी से थर्ड लॉ के स्टेटमेंट पे जाइए। क्या कहता है थर्ड लॉ का स्टेटमेंट? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलता है? देयर इज एन एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं देन डेफिनेटली वो बॉडी हम पे एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है। मान लीजिए m1 मास की बॉडी इस डायरेक्शन में a1 से एक्सेलरेट होती है तो डेफिनेटली ये जो वॉल है इसी बॉडी m1 को a2 से इस तरफ एक्सेलरेट कर देगा। मतलब कि फोर्स, या ऐसा समझ लो कि एक बॉडी है m1 दूसरी बॉडी है m2, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। m1 m2 पे फोर्स लगाती है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और m2 m1 पे फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ रहे हैं बात को? दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में रहेंगे बट
ये इस तरफ फोर्स लगाता है और ये इस तरफ फोर्स लगाता है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, बट वो कैसे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। कहां आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये है भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जब जमीन पे चलते हैं, जमीन को पैर से दबाते हैं तो जमीन हमको आगे की तरफ धक्का देती है, हम मूव करने लग जाते हैं। ये क्या है भाई, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। क्या है ये, एक्शन रिएक्शन फोर्स। आपने सुना होगा कई बार बंदूक चलाते समय जो चलाने वाले होते हैं ना, जैसे ही शूटर ने गोली चलाई और फिर बंदूक को पीछे की तरफ बैलेंस करता है। क्यों बैलेंस करता है, जैसे ही गोली आगे की तरफ फायर होगी तो जो गन है, गन पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या है, बंदूक भी पीछे की तरफ आती है। हमेशा ऐसा होता है, एक्शन के इक्वल और अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। बुक रीड करेंगे आपको वो एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। हालांकि अपन एनसीईआरटी का डिस्कशन भी करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल पर रीड करिए, हम आपको हर एक बात बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बुक रीडिंग लेकिन आपको ही करना है, ठीक है ना। ये क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाएंगे डेफिनेटली बॉडी भी आप पे उतना ही और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। समझ में आ गया। चलिए, इस सब के बाद हमें जानना है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या जानना है बोलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात को समझते रहिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही मजेदार चीजें हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन भी आपके सिलेबस में होगा, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी डिस्कस करेंगे अपन, और जितना होगा उतना डिस्कस कर लेंगे। समझिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका मोमेंटम क्या होगा, m1v। अब ये v वेलोसिटी से चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, इसको कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, ना तो कोई इस पे अपोजिट फोर्स लगा रहा है, ना ही कोई इस पे मोशन की डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, ना तो कोई इसको दौड़ा रहा है, ना ही कोई रुका रहा है। ये जिस वेलोसिटी से चल रही थी चुपचाप चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अगर कोई इसको डिस्टर्ब ना करे तो क्या इसका वजन कम हो जाएगा, नहीं ना। अगर कोई इसको डिस्टर्ब ना करे क्या इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, नहीं ना। इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नहीं ना। मतलब इसकी वेलोसिटी और इसके मास पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कब तक, जब तक उस पर आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। यार जब फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसके मास और वेलोसिटी पे चेंज नहीं होगा। मास और वेलोसिटी की कंबाइंड क्वांटिटी क्या कहलाती है, मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, अनचेंज रहेगा। समझ में आया, क्या समझ में आया। अगर किसी बॉडी पे हम कोई भी फोर्स एक्सर्ट ना करें, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसका मास चेंज होगा, नहीं ना। मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। हाँ, यही तो कहना चाह रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर आर नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मोमेंटम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कब तक, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कब तक, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to the law of conservation of momentum, in the absence of external force, in the absence of external force there is no change in momentum. Clear? चलिए मैं एक एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको बता देना चाहता हूं, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास, मैं बात कर रहा हूं F इज इक्वल्स टू एम ए की, या मैं ऐसे बोल दूं कि हाँ F इज इक्वल्स टू एम ए बोल दें, या फिर F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T की बात कर देते हैं, ठीक है ना। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T भी क्या होगा भाई, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T भी क्या होगा, बोलो जीरो। तो डेल्टा P क्या हो सकता है बताइए, जीरो। डेल्टा T तो जीरो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में है। डेल्टा P क्या होगा, जीरो। डेल्टा P मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या, इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को ऐसे ही लिखते ना, इज जीरो, ट्रांसपोज कर दीजिए, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या, इनिशियल मोमेंटम। क्या देख रहे हो आप,
फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। क्यों? क्योंकि फोर्स का वैल्यू 0 था, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम। समझ रहे हैं बात को? अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? ये कहलाता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके जस्ट बाद अपन करेंगे बहुत सारे सवाल, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक अपन न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आपको एक तो टॉपिक भी उतना स्ट्रांगली क्लियर नहीं होगा और आप भी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे और प्रॉब्लम भी नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना? तो यहाँ तक आप बढ़िया नोट कर लीजिए, इसका शानदार नोट्स बना लीजिए, एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए, इन टेक्स्ट बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। उसके बाद भी नहीं बने तो मुझे कॉल कीजिए और इसके बाद मैं आपके साथ एक्सरसाइज प्लस इन टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको और आगे बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज।